यहाँ से स्टार्ट करेंगे। परफेक्शन है इसका बीपीएससी के लिए। यहाँ पर टेस्ट नंबर 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी 72 बीपीएससी एग्जाम होना है उसको लेकर के एग्जाम है, वो जो पेपर है। और यहाँ पर बायोलॉजी का पर क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर टोटल आपके 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 में करीब यहाँ पर 75 से 80 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके पहले हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं टेस्ट नंबर 3 और 2 और 1, और कल हम लोगों ने किया था एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 3 भी, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, आस्था एस का टेस्ट नंबर 1 किया हुआ है, केजीएस का टेस्ट नंबर 1 किया, इसे मैं यहाँ पर किए हुए, जो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक है और प्लेलिस्ट में भी यहाँ पर दिए हुए। आते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका झिल्ली का तरल मौजिक मॉडल यह प्रस्तावित करता है कि प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर धंसे होते हैं और घटते पारमाणिक तापमान में तहत यहाँ पर जो झिल्ली होती है उसकी तरलता निर्धारित करने वाले प्राथमिक कारक क्या हैं। आंसर हो जाएगा, देखो ये जो आंसर हो जाएगा इसका गहराई से मैं पर बताता है कि जैसे जो कोलेस्ट्रॉलिक तापमान बफर की तरह काम करता है। जब तापमान गिरता है तो ये क्या होता है, फास्फोलिपिड्स को एक साथ काफ़ी कस देता है, जम देता है, पैकिंग कर देता है ना, उससे रोकता है, जिससे यहाँ पर झिल्ली तरल बनी रहती है और ऊंचे तापमान में वह ये झिल्ली को काफ़ी अधिकतर बहने से रोकेगा, क्योंकि जम जाएगा, जमने से रोकेगा, इस वजह से यहाँ पर झिल्ली बन जाएगी, जिससे यहाँ पर तापमान के काफ़ी ज़्यादा होने जाने पर भी यहाँ पर बहने से रोकता है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है इसका। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति से। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है। आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर, डीएनए की प्रतिकृति के लिए। क्या होगा, डीएनए की प्रतिकृति के लिए यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक होता है जो कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और कोशिका विभाजन से पहले डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, जिससे यहाँ पर रिप्लिकेशन कहते हैं, और यही आरएनए भी बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइसोसोम को अक्सर आत्मघाती थैली कहा जाता है, फिर भी वे समान परिस्थितियों में कोशिका को नहीं पचाते हैं। कौन सा मौलिक तंत्र स्वपाचन को रोकता है। आंसर हो जाएगा तीसरे का, ये आंतरिक झिल्ली का अत्यधिक ग्लाइकोलेटेड होना। क्या होगा, सी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइसोसोम के अंदर काफ़ी अधिक शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं और इसकी अपनी आंतरिक दीवार पर शर्करा एक परत होती है, जो यहाँ पर एक ढाल की तरह काम करती है, ताकि यहाँ पर इसमें अपने एंजाइम इसकी झिल्ली को न तोड़ सके। आंसर तीसरे का क्या होगा, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्तनधारी यकृत कोशिकाओं की तुलना में अग्नाशय की कोशिकाओं से खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो अधिक व्यापक रूप से विकसित होती हैं। क्यों, ये इसलिए अधिक रूप से विकसित होती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पाचन एंजाइम है ये भारी निर्यात के लिए, ठीक है, पाचन एंजाइम भारी निर्यात के लिए यहाँ पर होंगी। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर RER मतलब खुरदरी अंतर्द्रव्य जो जालिका होती है ये मुख्य रूप से प्रोटीन का काम करती हैं या प्रोटीन बनाती हैं, और अग्नाशय के बहुत सारे पाचक एंजाइम जो प्रोटीन ही होते हैं और ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, राइट, और स्रावित करते हैं। इसलिए यहाँ पर वहाँ RER की मात्रा, मतलब वहाँ पर जो अग्नाशय की कोशिका होती है जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, उसकी मात्रा लीवर या अन्य अंगों से ज़्यादा होती है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका शोषण में माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली कृष्टि की संरचना सीधे जैव रासायनिक दक्षता को कैसे बढ़ाती हैं। ये सीधे इसलिए ऐसे बढ़ाती हैं क्योंकि यहाँ पर जो कृष्टलीय अंदरूनी झिल्ली होती है उसके मुड़ाव फोल्ड होकर, ठीक है, जितना ज़्यादा मुड़ाव होता है, जितना ज़्यादा फोल्ड होगा, उतनी ज़्यादा जगह इलेक्ट्रॉन परिवहन या श्रृंखला के लिए एंजाइम को मिलेगी, जिससे ज़्यादा ATP ऊर्जा बनेगी। ठीक है, पांचवें का आंसर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रियल। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कोशिकीय श्वसन के लिए भोजन से ऊर्जा ATP से निकाली जाती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट इसका नोट कर सकते हो, इसको 6 का सी सही है। क्वेश्चन 7 है, 7 नंबर बोले, 7 यहीं पर होगा नीचे, प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये राइबोसोम इसका सही आंसर होगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और ये RNA के संदेश को पढ़कर अमीनो एसिड की एक चेन बनाता है। ठीक है, 7वें का आंसर क्या होगा, 7वें का आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8वां आते हैं, कोशिका विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 8वां,
देखो कोशिका विभाजन के बारे में ये जो बात है, ये एक तो यहाँ से मियोसिस फर्स्ट में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं और प्रोफेस 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है और एमिटोसिस में तर्क निर्माण शामिल होता है। ये सभी यहाँ से क्या होंगे, इसके एक तरह से सही आंसर है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से कोशिका विभाजन के बारे में एकदम करेक्ट हैं। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लवक या प्लास्टिड के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, वड़ी लवक में एंथोसाइनिन जैसे पानी में घुलनशील वर्णक होते हैं। पहला नमी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए और 70S राइबोसोम होता है ना, और यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट भोजन, स्टार्च, तेल जमा ये सब करते हैं, राइट। यहाँ पर इसमें एंथोसाइमिन आमतौर पर रिक्तिका में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में एंथोसाइमिन नहीं पाया जाता है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, हरित लवक में गोलाकार डीएनए 70S राइबोसोम होता है, बताया मैंने आपको, और अवर्णी लवक स्टार्च, तेल जैसे जो संश्लेषण उसको भंडारण करता है, ये भी बात मैंने आपको बताई। तो 2 और 3 करेक्ट है। आंसर पूछा है कि कौन सा गलत है, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, पूछा कौन सा गलत है ना। देखो तीसरा तो सही है, ठीक है, और दूसरा भी सही है, पहला गलत है। पहला गलत है तो आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में वायवीय श्वसन की घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। वायवीय श्वसन जो होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, इसका क्रम जो होता है ये ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, फ्रेप्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका, ये सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है साइटोप्लाज्म में, फिर वह माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रिप्स चक्र में, और अंत में ईटीएस के जरिए ढेर सारी ऊर्जा देता है। तो ये यहाँ से इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची को सूची 2 को घटक को मैच करना है। देखते हैं सूची में घटक और यहाँ पर इसके क्या महत्व है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होगा, देखो सेंट्रोसोम जो है ये आपका हो जाएगा सिलिया और फ्लैगेला का निर्माण करेगा। ठीक है, ये सेकंड नंबर। गोल्जी क्या होता है, गोल्जी उपकरण मैक्रोमोलेक्यूल्स का संशोधन और पैकेजिंग करता है। ठीक है, इसका तीसरा हो जाएगा। अगला राइबोसोम जो है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का एक स्थल होता है, स्थल। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं जो होती है हाइड्रोस्टैटिक दबाव को भंडारण करती है, ये डी का 4। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से बी स्टेटमेंट, इसका 11वें का सही बात बता रहा है। ठीक है, 11वें का क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। आते क्वेश्चन नंबर 12, कथन ए और यहाँ पर कारण आ रहा। ठीक है, देखते हैं इसको, असर्जन रीजन को। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोसिम्बायोमेंट माना जाता है। 12वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट स्वतंत्र बैक्टीरिया थे जो बड़ी कोशिकाओं के अंदर रहते लगे थे, और इसका सबूत है कि उनके पास बैक्टीरिया जैसा सर्कुलर डीएनए और 70S जो राइबोसोम होता था, और बैक्टीरिया इस तरह से बाइनरी विखंडन में विभाजित होती थी। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ये यहाँ से 12वें का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 30 नंबर, एक रसायन कोशिका संवर्धन में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बाधित करता है और सबसे संभावित परिणाम इसके क्या होंगे। आंसर 13 का हो जाएगा, 13 नंबर का। ये प्रोटीन संश्लेषित होते हैं लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचने में विफल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कोशिका का डाकघर, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर इनका मुख्य काम प्रोटीन को पैक करना, उन्हें टैग करना और उनकी जगह भेजना, ये यहाँ पर बाधित होता है। जो राइबोसोम प्रोटीन को बना लेंगे लेकिन यहाँ पर वे कोशिका के बाहर या सही अंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, यदि साइटोसोलिक pH 7.2 से लगभग जो होगा लाइसोसोमल pH का लगभग 5 के बराबर हो जाता है, तो संभावित कोशिकीय प्रभाव क्या होंगे। देखो संभावित जो कोशिकीय प्रभाव होंगे, लाइसोसोमल एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे जिससे अपशिष्ट संचय होगा। ए यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर पाचन एंजाइम जो होता है ये केवल अम्लीय माध्यम में pH 5 में काम करता है। यदि यहाँ पर साइटोसोल के प्रभाव pH 7.2 हो जाता है तो ऐसे एंजाइम काम करना बंद कर देंगे और कोशिका के अंदर कचरा जमा होने लगेगा। ये यहाँ से करेक्ट है 14 का। क्वेश्चन 15 है 15, उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के दौरान जब ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशी कोशिकाएं एटीपी उत्पादन को कैसे बनाए रखती हैं और इसका उपोत्पाद क्या है। आंसर 15 का हो जाएगा, ये अवयवी शोषण की ओर बढ़ना, लैक्टिक एसिड का उत्पादन करना होगा। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि जब हम भारी कसरत करते हैं, जिम करते हैं, तो मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है
और ऊर्जा एटीपी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए पेशियां ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन से तोड़ती हैं, जिसमें उपोत्पाद, ठीक है, के रूप में लैक्टिक एसिड बनता है और जिससे थकान महसूस होती है। क्वेश्चन 16 है, मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एलील जोड़े का क्या होता है? ठीक है, एलील जोड़े का क्या होता है? आंसर हो जाएगा सिस्टीन का वे स्वतंत्र रूप से अलग युग्मकों में पृथक हो जाते हैं। बी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि इस नियम के अनुसार एक जीव में मौजूद एलील के जोड़े युग्मक निर्माण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि वे युग्मक में केवल एक ही एलील बनाया जा सके। 16 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 17 डीएनए की तुलना में आरएनए की कार्यात्मक बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए कौन सा अंतर्निहित गुण आदिम प्रणालियों आरएनए में आनुवंशिक सामग्री और उत्प्रेरक दोनों के रूप में काम करने को सबसे महत्वपूर्ण सक्षम बताता है? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर, ये इसका सिग्नल स्ट्रैंड जो विन्यास होता है ना, ये विविध संरचनाओं के मोड़ने की अनुमति देता है, जिससे उत्प्रेरक गतिविधि सक्षम होती है। सी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आरएनए न केवल आनुवंशिक जानकारी रख सकता है बल्कि यहाँ पर एक एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। इसकी एक रज्जु की सिंगल जो स्ट्रैंड संरचना होती है इसे जटिल आकारों में मोड़ने में मदद करेगी, जो डीएनए डबल स्ट्रैंड के लिए संभव नहीं होती है। क्वेश्चन 18 है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन जो नियम है उसके बारे में विचार करना है और उसमें कुछ आनुवंशिकी जो स्थिति है उसके तहत विफल हो जाता है। इस विचलन का सबसे मौलिक संरचनात्मक कारण क्या होगा? इसका जो सबसे मौलिक कारण है ये हो जाएगा कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित सहलग्नता प्रदर्शित करना। ठीक है, बी आंसर होगा, क्योंकि 18 का मेंडल का नियम तब विफल हो जाता है जब दो जीन एक दूसरे एक ही गुणसूत्र में काफी पास होते हैं और इससे सहलग्नता कहते हैं। ऐसे जीन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अलग नहीं हो पाते हैं और एक ही साथ अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, बिंदु परिवर्तन आमतौर पर गुणसूत्र परिवर्तन की तुलना में कम हानिकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये केवल न्यूक्लियोटाइड को प्रभावित करता है, इसलिए क्या होगा, केवल न्यूक्लियोटाइड को प्रभावित करेगा। ए यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि बिंदु उत्परिवर्तन डीएनए की कोडिंग में केवल एक बेस पेयर के बदलाव को कहते हैं, जिसे यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया में गुणसूत्र उत्परिवर्तन के पूरे गुणसूत्र का हिस्सा था। यह संख्या बदल सकती है जो काफी बड़े स्तर को बदलाव को बताती है। आंसर ए करेक्ट है 19। 20 नंबर है, प्राकृतिक चयन विकास द्वारा प्राथमिक चालक कौन सा तंत्र होगा? इसका 20 का आंसर हो जाएगा आनुवंशिक विचलन। ये यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि प्राकृतिक चयन तभी काम कर सकता है जब आबादी के सदस्यों के बीच भिन्नता या विविधता हो, और बिना विविधता के प्रकृति बेहतर गुणों का चुनाव नहीं कर पाएगी। आंसर 20 का ही करेक्ट है। 21 नंबर है, रासायनिक विकास में स्व प्रतिकृति बनाने वाले अणुओं के निर्माण को एक महत्वपूर्ण सीमा घटना क्यों माना जाता है? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर, इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ये पीढ़ियों के बीच आणविक सूचना संचरण की अनुमति देता है, जिससे प्राकृतिक चयन संचालित हो पाता है। डी 21 का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीवन की शुरुआत के लिए ऐसे अणुओं का बनना जरूरी था जो अपनी कॉपी बना सके। जब अणुओं ने अपनी जानकारी अगली पीढ़ी को देना शुरू किया तभी से क्रमिक विकास और सुधार संभव हो पाया है। डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में द्विपक्षीय समरूपता किससे जुड़ी है? आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर, ये सक्रिय गति सिफाइलाइजेशन सिर का विकास। जिन जीवों का सिर बाएं और दाएं दोनों बराबर हिस्सों में बटा होता है उसमें सिर विकसित होता है, जहां संवेदी अंग आंख नाक केंद्रित होते हैं, उन्हें शिकार करने के लिए तेजी से गति करने में मदद करेगा। बी यहाँ से आंसर है, जंतुओं की द्विपक्षीय समरूपता ये सक्रिय गति और सिफाइलाइजेशन सिर का विकास से जुड़ी होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन 23, डीएनए और आरएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोला है, अपनी शर्करा में 2OH समूह की अनुपस्थिति के कारण डीएनए आरएनए की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक स्थिर है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से यह बोला है कि आरएनए यहाँ पर जटिल यहाँ पर त्रिआयामी संरचना होती है जो ये बना सकता है, जिससे एंजाइमेटिक कार्य सक्षम होते हैं। ये भी बात करेक्ट है। तो 23 का यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है, 1 और 2 सी यहाँ से आंसर होगा। 24 नंबर है, विकास के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। लेमार्क का सिद्धांत उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से अर्जित लक्षणों की वंशानुगति पर जोर देता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयन के बिना केवल उत्परिवर्तन के माध्यम से भी विकास की व्याख्या करता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। यहाँ पे पूछा कौन सा गलत है, सही दोनों, लेकिन यहाँ पे गलत पूछा तो कोई गलत नहीं है। डी
25 नंबर है, आधुनिक विकासवादी संश्लेषण की ओर ले जाने वाली अनुवांशिक समझ विकास को सही, यहाँ पर वैचारिक क्रम क्या होगा, इसका सही जो वैचारिक क्रम है 25 का आंसर हो जाएगा मेंडेलियन वंशानुगत, ठीक है, उत्परिवर्तन सिद्धांत, प्राकृतिक चयन और जनसंख्या अनुवांशिकी। सी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि आधुनिक संश्लेषण ने इन सभी क्षेत्रों को जोड़ेगा और ये बताता है कि कैसे अनुवांशिकता और उत्परिवर्तन विविधता पैदा करते हैं, जिस पर प्राकृतिक चयन काम करता है और अंततः पूरी आबादी बदल जाती है। सी 25 का सही आंसर होगा। 26 नंबर है, 26 बोले सूची को सूची 2 को मैच करना है, इसमें से वैज्ञानिक अवधारणा और इसमें क्या इसके पुस्तक और योगदान इसके हैं। पहला 26 चार्ल्स डार्विन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये हो जाएगा। इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, क्या दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अगला है ह्यूगो डिवरीज उत्परिवर्तन सिद्धांत, इन्होंने बताया था कि विकास अचानक कैसे परिवर्तन होता है, एक करेक्ट है। लेमार्क, अभी मैंने ऊपर बताया, लेमार्क अर्जित लक्षणों का सिद्धांत, जैसे इन्होंने कहा था कि जीव अपने जीवन काल में लक्षण हासिल कैसे करते हैं, अगली पीढ़ी में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा ओपेरिन, जो ओपेरिन थे रासायनिक विकास में लेकर के, और इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के रासायनिक विकास को सिद्धांत दिया था। करेक्ट आंसर 26 का क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन ए कारण आर, देखते हैं। अनुवांशिक उत्परिवर्तन विकास के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, पहला क्या होगा 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उत्परिवर्तन जो होता है म्यूटेशन, ये वास्तव में विकास के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, क्योंकि ये नए लक्षण पैदा करते हैं। सेकेंड बात है आर, प्राकृतिक चयन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली वंशानुगत विविधताओं पर काम करेगा, सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक चयन उन्हीं विविधताओं पर काम करता है जो अनुवांशिक होते हैं। दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर यहाँ से 27 का ए करेक्ट है। 28 है, एक जनसंख्या में उच्च अनुवांशिक विविधता है लेकिन कोई विकास नहीं होता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है 28 का कि कोई चयन दबाव प्रेशर नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा 28 का डी करेक्ट है, क्योंकि किसी जनसंख्या में चयन का कोई दबाव नहीं है तो विविधता होने के बावजूद विकास की गति रुक सकती है या नहीं होगी। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा 28 का। 29, एक प्रायोगिक सेटअप में एक उत्परिवर्तनवाद कई संरचनात्मक जीनों को नियंत्रित करने वाले कारक जीन के रूप में बदल देता है, और सबसे महत्वपूर्ण जीवन जैविक परिणाम क्या हो सकते हैं इसके। आंसर हो जाएगा 29 का सबसे महत्वपूर्ण जैविक परिणाम होंगे जो ये हो जाएंगे प्लियोट्रोपिक नियामक नियंत्रण तंत्र के कारण कई लक्षण को समन्वित परिवर्तन करना, ठीक है। ये बता देते हैं थोड़ी सी बात, क्योंकि यहाँ पर नियामक जीन कई अन्य जीनों की अभिव्यक्ति को निर्मित करता है या नियंत्रित करता है, और ये इसमें बदलाव भी लाता है और उससे जुड़े हुए लक्षणों को समन्वित परिवर्तन भी करता है। ये यहाँ से आंसर होगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 30 है, एक जीवाणु जनसंख्या में कई पीढ़ियों तक एंटीबायोटिक के संपर्क में रहती है जिससे प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और इनमें से कौन सा इस तंत्र इस अनुकूल परिणाम को सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक जो प्रतिरोध है ये कैसे विकसित होता है एक तरह से ना, तो देखो आंसर हो जाएगा ये पहले से मौजूद प्रतिरोधी उत्परिवर्ती जीवित रहते हैं और चयनात्मक दबाव में फलते फूलते हैं। डी आंसर होगा। ये डार्विनवाद का उदाहरण है, जनसंख्या में कुछ उत्परिवर्ती पहले से मौजूद होते हैं जो प्रतिरोधी होते हैं और दवा डालने पर बाकी मर जाते हैं, तो ये जीवित रहकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये एक तरह से डार्विनवाद का एग्जाम्पल बताता है। 30 का डी करेक्ट है। 31 है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में पर्याप्त गिरावट आने से पहले तीव्र शारीरिक व्यायाम के दौरान सांस लेने की दर काफ़ी क्यों बढ़ जाती है। ये इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि व्यायाम के दौरान शरीर में CO2 का स्तर बढ़ जाता है और मस्तिष्क का मेडुला ऑम्बल्टोंगा हिस्सा रक्त के CO2 और H+ आयन की सांद्रता की प्रति संवेदनशील होता है और श्वसन दर बढ़ा लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते स्तर को मेडुला ऑब्लांगेटा संवेदनशील के कारण। सी यहाँ से आंसर होगा 31 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 32 यदि एक स्वस्थ स्तनधारी में यकृत पोर्टल सिरा को बांध या अवरुद्ध कर दिया जाए तो उनमें से कौन सा तत्कालिक शारीरिक परिणाम सबसे प्रमुख होगा। आंसर 32 का हो जाएगा। ये यकृत जो पोर्टल सिरा बंद होने का परिणाम क्या होगा, ये सिरा पाचन तंत्र से अवशोषित पोषक तत्वों को सीधे यकृत लीवर तक ले जाता है, और यदि यह बंद हो जाता है तो पोषक तत्व लीवर तक नहीं पहुंच पाएंगे और आंत में यकृत अवशोषित पोषक तत्वों को परिवहन बंद कर देगा। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव उत्सर्जन तंत्र में हेनली लूप का होना एक महत्वपूर्ण अनुकूलन
इसलिए स्तनधारियों की इसका प्राथमिक विकासवाद का उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक विकासवाद का उद्देश्य है हेनले का लोप का मुख्य कार्य कि ये स्तनधारियों को जो मूत्र है उसके सांद्र करने में मदद करेगा ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और ये किडनी में मेंटलों को एक ऑस्मोटिक ग्रेनेड बना सके। ठीक है, सी यहाँ से आंसर है। 34 है, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? आंसर हो जाएगा रक्त शर्करा को या ग्लूकोज को कम करने वाला हार्मोन अग्न्याशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन रक्त ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, ग्लूकोजन इसे बढ़ाता है। आंसर बी करेक्ट होगा। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर के तापमान को भूख को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से हाइपोथैलेमस, सी यहाँ से आंसर होगा। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास इसको नियंत्रित करता है। 36 नंबर है, बड़ी आंत की तुलना में पोषक तत्वों की कुशल अवशोषण के लिए छोटी आंत का कौन सा यांत्रिक गुण सबसे महत्वपूर्ण होगा? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर विली और माइक्रोविली जैसी अंगुली नुमा संरचना होती हैं जो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देती हैं। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 37 है, यदि पिट्यूटरी ग्रंथि 37 है, यदि पिट्यूटरी ग्रंथि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो एडिनल मेडुला के कार्य की तुलना में एडिनल कॉर्टेक्स का कार्य अधिक गंभीर रूप से क्यों प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर, क्योंकि एडिनल कॉर्टेक्स काम करने के लिए पिट्यूटरी द्वारा छोड़े गए ACTH हार्मोन की जरूरत होती है, जबकि यहाँ पर एडिनल मेडुला कोशिका तंत्रिका तंत्र में नियंत्रित करती है। आंसर क्या होगा? 37 का बी करेक्ट है। 38 आते हैं। नंबर है, मानव संचार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं। धमनियां हमेशा हृदय से दूर ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, जबकि सिराएं हमेशा हृदय की ओर ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। ठीक है, क्या होगा? पहला जो है 38 का स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा ये 38 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सही बात बोला है। सेकेंड बात है, बाइक स्पीड मिट्रल वाल्व वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान रक्त को बाएं से वर्टिकल की ओर दाएं एट्रियम वापस जाने से रोकती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइक स्पीड है ये वाल्व बाएं एट्रियम और बाएं वर्टिकल के बीच होती है। जब वर्टिकल से खुलता है तो ये वाल्व बंद होता है ताकि खून वापस एट्रियम में ना जाए। दोनों बातें करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा? आंसर पूछे कौन सा सही नहीं, मतलब कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी। 39 नंबर है, 39 नंबर, मानव श्वसन तंत्र के संबंध में विचार करना है। ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये एक वायवी और अवायवी श्वसन दोनों के लिए समान मार्ग है। पहला 39 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोल रहा है क्रिप्स चक्र इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में आवश्यकता के बिना सीधे अधिकांश एटीपी अणुओं के उत्पादन करता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्रेब्स चक्र सुचारू रूप से चलने वाली ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यक होती है और ये अधिकांश एटीपी सीधे नहीं बनाता है। तीसरा है, मानव मांसपेशियां अवयवी श्वसन है उसके दौरान पाइरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्या होगा? थकान होती है। ये बात सही है। ठीक है, ओनली 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो कौन सा गलत पूछा है? 1 और 2 गलत है। क्वेश्चन 40 नंबर, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं उसको नियंत्रित करता है? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है। करेक्ट आंसर वे स्वचालित क्रिया होती हैं जो काफी तेजी से होती हैं और जैसे कि गर्म वस्तु छूने पर हाथ खींच लेते हैं, है ना। इनका नियंत्रण मस्तिष्क की वजह रीढ़ की हड्डी द्वारा किया जाता है ताकि समय बच सके। 40 का आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची को सूची 2 को मैच करने देखते अंग, उत्पाद और इससे कार्य। अग्न्याशय 41, अग्न्याशय ग्लूकागन हार्मोन बनाता है जो रक्त शर्करा बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा PIP, मतलब फर्स्ट P1 सही है। सेकंड थायराइड जो है ये थायरोक्सिन बनाता है और मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। सेकंड R2
सेकेंड R2 सेकेंड R2 ये हो जाएगा, है ना। आगे पेट, जो पेट है ये पेप्सिन एंजाइम बनाता है जो प्रोटीन को पचाता है। 3Q3 ऐसे, ठीक है। ये अपने आप सीधा करके आप लिख लो, है ना पॉइंट को। गुर्दा, आप लिखो गुर्दा, बाद आगे स्पेस देके लिखो एरिथ्रोपाइटिन बनाता है जो आरबीसी का उत्पादन बढ़ाता है। ये 4S4 ये ऐसे करके आप सामने सामने लिख लो ना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आंसर देखो इनके हिसाब से क्या दे रखा है, मैं बता देता हूँ फिर भी, लेकिन मैंने आपको सामने सामने बातें बताई क्या क्या इसकी बातें सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। लेकिन आप सामने सामने इनको करके लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर। नीचे दिए गए विकल्प पर विचार करना है। कथन ए करणार, यदि पेट पूरी तरह से हटा दिया जाए तभी व्यक्ति जीवित रह सकता है और भोजन पचा सकता है, हालांकि महत्वपूर्ण आहार संयोजन के साथ। 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर यह जीवित रह सकता है, राइट, और क्योंकि मुख्य पाचन अवशोषण छोटी आंत में होता है। सेकेंड बात है, अधिकांश रासायनिक पाचन में लगभग सभी पोषक तत्व का अवशोषण पेट की वजह छोटी आंत में होता है। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर ए 42 का करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर है, 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक रोगी लगातार यहाँ पर उच्च जो रक्तचाप है और उच्च सोडियम स्तर के साथ आता है। डॉक्टरों को अंतःस्रावी तंत्र में ट्यूमर का संदेह है। शारीरिक फीडबैक लूप के आधार पर कौन सी ग्रंथि संभवतः अत्यधिक स्राव कर रही है। आंसर 43 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एडिनल कॉर्टेक्स अतिरिक्त एल्डोस्टेरोन का स्राव कर रहा है, बी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। उच्च रक्तचाप और उच्च सोडियम का स्तर इंगित करता है कि शरीर में पानी और नमक का संतुलन बिगड़ा है, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम का पुनरावशोषण को बढ़ाता है जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है, बी करेक्ट है। 44 यदि कोई व्यक्ति पटना कम ऊंचाई से ले से अधिक ऊंचाई में जाता है तो उसका शरीर अभ्यस्तता से गुजरता है। इस परिदृश्य को आरबीसी संख्या में वृद्धि का परिणाम कारण क्या होगा। आंसर हो जाएगा 44 का। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन दबाव कम होता है और शरीर में इसकी पूर्ति के लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन छोड़ेगा जो गुर्दे से निकलता है और अधिक लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में प्रेरित करेगा। आंसर डी करेक्ट है 44 का। आते हैं क्वेश्चन 45 में। 45 बोला है जोड़ों से संबंधित शल्यक प्रक्रिया के दौरान एक सर्जरी गलती से लिंगामेंट काट देता है और रोगी के लिए सबसे संभावित संरचनात्मक परिणाम क्या होगा। आंसर हो जाएगा लिंगामेंट की चोट जो होती है, ये लिंगामेंट वह ऊतक है जो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। अगर ये कट जाए तो हड्डियां अपनी जगह से खिसक जाती हैं। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा 45 का। आते हैं 46 नंबर। डेयरी में पाए जाने वाले संतृप्त वसा के सेवन से तुलना में ट्रांस फैट का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक क्यों माना जाता है। आंसर 46 का हो जाएगा। ट्रांस फैट जो फैट है उसका नुकसान करता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांस फैट खराब वसा मानी जाती है, क्योंकि ये एलडीएल मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको कम कर देती है जिससे दिल की बीमारी खतरा ये सब बढ़ जाता है ना। तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 47 है मानव शरीर में विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन की कमी अक्सर तंत्रिका संबंधी शिथिलता और एनीमिया अच्छे से लक्षणों से जुड़ जाती है, तो क्यों जुड़ जाती है ये। आंसर हो जाएगा 47 का, क्योंकि विटामिन B12 माइलिन म्यान तंत्रिकाओं की सुरक्षा परत उसके रख रखाव डीएनए संश्लेषण के लिए काफी जरूरी होती है। इसकी कमी से एनीमिया और तंत्रिका संबंधी समस्याएं होती हैं। बी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 नंबर है सेलुलोज का कौन सा जैव रासायनिक गुण इसे मनुष्यों के लिए एक आवश्यक आहार फाइबर बनाता है, जबकि यहाँ पर शरीर को शुद्ध कैलोरी मान प्रदान करता है। आंसर 48 का हो जाएगा। ये मल को भारी बनाता है और अपनी अपघर्षणी प्रकृति के कारण पेरिस्टाल्टिस को उत्तेजित करता है ना। मनुष्य में जो सेल्यूलोज है ये एंजाइम नहीं होता है, राइट, और इसलिए यहाँ पर हम सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते। ये हमारी आंतों में रफेज आहार फाइबर को कम करेगा उसका, और ये मल की मात्रा बढ़ाता है और आंतों में मांसपेशियों की गति जो होती है उसको बढ़ाएगा जिससे कब्ज नहीं होगी। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है 48 का। 49 जब शरीर में लंबे समय तक भूखमरी की स्थिति होती है तो वह आमतौर पर जीवित रहने के लिए आंतरिक मैक्रोन्यूट्रिएंट भंडार को किस विशिष्ट क्रम में उपयोग करेंगे।
आंसर 49 का हो जाएगा। ये उपयोग करेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और फिर अंत में प्रोटीन। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शरीर में ऊर्जा के लिए पहले रक्त शर्करा यकृत मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। इसे खत्म होने पर शरीर वसा फैट को जलाता है और वसा भी समाप्त हो जाती है, तो वह अब शरीर में जीवित रहने के लिए प्रोटीन मांसपेशियों को अंग को तोड़ना शुरू कर देता है। क्वेश्चन 50 कौन सा पोषक तत्व मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत मानते हैं? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सी यहाँ से आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट सरल रूप होगा ग्लूकोज का। इसमें कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सबसे पसंदीदा त्वरित स्रोत मानते हैं। 51 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? सबको पता है। आंसर क्या होगा 51 का? विटामिन सी, स्कर्बिक एसिड। ठीक है। मानव पोषण गैर आवश्यक अमीनो एसिड की तुलना में आवश्यक अमीनो एसिड विशेष रूप से इस कार्य को क्यों वर्गीकृत करते हैं? आंसर 52 का हो जाएगा। वे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया सकते हैं, उन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुल 20 अमीनो एसिड में से 9 आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता है। आंसर बी 52 का करेक्ट होगा। 53 नंबर है, विटामिन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वसा में घुलनशील विटामिन 53 वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा होते हैं, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। दूसरा बोले विटामिन के मुख्य रूप से मानव बड़ी आंत में रहने वाले सजीव बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा जीरोफ्थाल्मिया विटामिन डी की पुरानी कमी के कारण होने वाली एक स्थिति जो कार्य के खनिजीकरण को प्रभावित करते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जीरोथर्मिया विटामिन ए की कमी से होता है, न कि विटामिन डी से। ये गलत हो जाएगी, है ना। पूछा क्या है इससे? पूछा कौन सा गलत है, तो सिर्फ तीसरा गलत है। ठीक है, देखते हैं तीसरा का है। 53 में केवल 3 गलत है, तो डी आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 54 है, सही होता तो 1-2 होता। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के संबंध में विचार करना है। क्वाशियोरकोर एक ऐसी बीमारी है जो पर्याप्त कैलोरी सेवन के बावजूद आहार में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होती है। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ग्लाइकोजन मानव युक्त और मांसपेशियों में जमा एक पॉलीसेकेराइड होता है जो अल्पकालिक भंडार ऊर्जा को रूप में काम करेगा। दोनों बातें करेक्ट हैं 54 की। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो सी। 55 है, विटामिन की कमी युग्म का सही यहाँ पर चुनना है। देखते हैं 55 में सही अगर चुनेंगे तो विटामिन की कमी के युग्म जो होगा हड्डी, रक्त का थक्का, दृष्टि और मसूड़ा त्वचा, है ना। क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हड्डी के लिए विटामिन डी, रक्त के थक्के के लिए के, दृष्टि के लिए ए, मसूड़ा त्वचा के लिए सी आवश्यक होगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, देखते हैं इसको। 56 है, आयोडीन, फ्लोरीन, सोडियम और फास्फोरस इनमें से मैच करते हैं, देखते हैं कौन कौन से यहाँ से इसके सही होगा। इसमें पहला है आयोडीन। आयोडीन आपको हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन का घटक। ठीक है, तो 1 का 2 है ना ये। अगला फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका हो जाएगा दांतों की सड़न रोकना और इनमें इनेमल मजबूत करना, दूसरे का तीसरा हो जाएगा। अगला सोडियम। सोडियम जो है ये ऑस्मोटिक दबाव और तंत्रिका को अभिक्रिया करना, तीसरे का पहला। और बचा कौन सा? फास्फोरस, ये एटीपी का संश्लेषण और न्यूक्लिक एसिड का संरचनात्मक हिस्सा होना। 56 का बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 57 नंबर, देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। है, नीचे दिए गए विकल्पों को प्रयोग करके आंसर चुनना है। कथन ए कारणार, विटामिन ए और विटामिन डी अत्यधिक मात्रा का सेवन विषाक्तता पैदा कर सकता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए और डी वसा में घुलनशील, इसलिए यहाँ पर अधिक मात्रा में रहने पर ये यकृत में जमा होकर विषाक्तता पैदा कर सकता है। सेकेंड बात, ये विटामिन में पानी में घुलनशील होते हैं और उच्च खुराक लेने पर गुर्दे आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वसा में घुलनशील विटामिन जो मूत्र द्वारा अपनी आसानी से उत्सर्जित नहीं होते हैं और पानी में ये घुलनशील विटामिन उत्सर्जित होते हैं।
तो यहाँ से गलत होगा। ओनली ए करेक्ट है, आर गलत होगा, सी यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 58। एक मरीज घातक एनीमिया का निदान किया गया है। नैदानिक परीक्षण से पता चलता है कि उच्च प्रोटीन और विषाक्त युक्त यहाँ पर जो आहार है, बात की स्थिति में सुधार नहीं होता है। इसका सबसे संभावित शारीरिक कारण क्या होगा? आंसर हो जाएगा 58 का संभावित कारण होगा विटामिन B12 का शोषण के लिए पेट में कैल्शियम का आंतरिक कारण होना, जिसके बिना शरीर आहार जो है उसमें B12 नहीं सोख पाता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण प्रभावित होता है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर है 58 का। 59 59 नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर। मेटाबॉलिक वाटर के संबंध में कंगारू रेट जिसे रेगिस्तान जानवर कार्बोहाइड्रेट के बजाय वसा ऑक्सीकरण पर अधिक निर्भर क्यों रहते हैं? क्योंकि देखो इसलिए रहते हैं क्योंकि ऊंट जैसे रेगिस्तान जानवर कुबड़ में वसा जमा करते हैं और यहाँ पर इस वसा का ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक मात्रा में मेटाबॉलिज्म पानी उपपच जल निकलता है। यही कारण है कि ये बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 60 नंबर है। एक व्यक्ति कठोर शाकाहारी आहार अपनाता है, डेयरी सहित यहाँ पर सभी पशु उत्पाद को छोड़कर। यदि वो फोर्टिफाइड खाद्य उत्पाद पदार्थ या सप्लीमेंट्स का उपयोग नहीं करता है तो अपने समय के साथ उस व्यक्ति में किस पोषक तत्व की कमी होने की संभावना अधिक रहती है? आंसर 60 का हो जाएगा बी, ये विटामिन B12 और पशुजन खाद्य पदार्थों में पाया जाना। आंसर होगा 60 का बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि B12 मुख्य रूप से पशु उत्पादों जो हैं उसमें पाया जाता है। जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं वे डेयरी उत्पाद भी नहीं रहते हैं, जिनमें B12 की कमी संभवतः सबसे अधिक होती है, क्योंकि वे पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है 61। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में थाइलाकोइड झिल्ली प्रकाश निर्भर प्रक्रियाओं के दौरान पानी के प्रकाश अपघटन की सटीक भूमिका क्या होगी? आंसर 61 का हो जाएगा ये क्लोरोफिल P680 द्वारा सोखे गए इलेक्ट्रॉन को बदलने के लिए प्राथमिक इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में काम करना। भी यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो लाइट रिएक्शन होता है इसके दौरान क्लोरोफिल अणुओं में निकले इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए पानी का अणु टूटता है H2O किसमें 2H में प्लस 2H जो इलेक्ट्रॉन माइनस में और हाफ O2 में। इस प्रक्रिया को फाइटोलाइसिस कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने में काम करेगा। बी आंसर 61 का। 62 62 नंबर है। परिपक्व होने पर केंद्रक राइबोसोम और रिक्तिका न होने के बावजूद फ्लोएम ऊतक चालनी नालिका के तत्व को जीवित क्यों मनाता है? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर इसलिए मनाता है क्योंकि परिपक्व होने पर भी चालनी नालिका में केंद्रक राइबोसोम नहीं होता है, फिर भी वे जीवित मानी जाती हैं, क्योंकि वे अपनी पास वाली सखी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें भौतिक चयापचय पूरी तरह से निर्भर होती हैं उसमें, और सखी कोशिकाएं उनके जीवन को बनाए रखने के काम करती हैं। डी आंसर 62 का करेक्ट आंसर है। 63 है। कौन सा शारीरिक तंत्र यह बताता है कि सेब जैसा असत्य फल फॉल्स फ्रूट जो होता है ये आम जैसे सत्य फल के संरचनात्मक रूप से भिन्न है? क्यों? क्योंकि देखो जीव विज्ञान में यदि फल का विकास केवल अंडाशय ओवराय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सेब खाने योग्य हिस्सा अंडाशय के बजाय थैलेमस से विकसित होता है, इसलिए इसे असत्य फल कहा जाता है। आंसर क्या होगा? 63 का ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 64 नंबर है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? आंसर 64 का हो जाएगा सी क्लोरोफिल करेक्ट आंसर है 64 का। 65 नंबर है। कोशिका दीर्घीकरण के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार होता है? 65 का आंसर बी ऑक्सिन करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से तने जड़ के सिरों पर बनता है और कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, इससे पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन 66 है। घास के कुछ शाकाहारी पौधे बिंदुस्राव पर आमतौर पर केवल रात या सुबह जल्दी क्यों होता है? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर। यहाँ से रात के समय जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है और मिट्टी में नमी अधिक होती है तो जड़ों में मूल दबाव रूट जो प्रेशर बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण पत्तियों में किनारों पे बूंद के रूप में बाहर निकल जाता है, जिससे बिंदुस्राव कहा जाता है। 66 का भी करेक्ट है। 67 नंबर है। पदप आकृति विज्ञान के संबंध में आलू को संशोधित तना क्यों माना जाता है, जबकि शकरकंद को संशोधित जड़ मानता है? क्यों? आंसर हो जाएगा 67 का, क्योंकि आलू एक संशोधित तना है, क्योंकि इसमें गांठें नोट्स या कलियां बड्स होती है, इनसे नया पौधा उग सकता है, और शकरकंद संशोधित जड़ है, इसमें कोई संरचना नहीं होती है। 67 का डी करेक्ट है।
68 पदप ऊतक के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। मेरी स्टेमेटिक ऊतकों की विशेषता पतली दीवार वाली कोशिकाएं, सघन कोशिका द्रव और निरंतरता कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो जड़ों के वायवीय भागों तक पानी और खनिजों को एक दिवसीय संवहन करती है। सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। तीसरा, पेरेनकाइमा कोशिकाओं यांत्रिक सहायता के लिए विशिष्ट होती है और उनकी कोशिका कोनों में लिग्निन का भारी जमाव होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि पेरेनकाइमा कोशिकाएं भोजन संचयन करती हैं और यांत्रिक सहायता मुख्य रूप से कोलेनकाइमा या स्क्रेल काइमा देती है। ये तकनीकी रूप से गलत हो जाएगी बात। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। इसका आंसर ए यहाँ से सही होगा। 69 नंबर है। पादप हार्मोन के संबंध में विचार करना है। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकने पर और पादप जो अंग है उसके जीर्ण को बढ़ावा देता है। 69 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। एथिलीन एक गैस हार्मोन है जो फलों को पकाने और पत्तियों को गिरने में मदद करेगा। ऑक्सीन मुख्य रूप से सूट टिप्स पर संश्लेषित होते हैं और पार्श्वकली में वृद्धि को रोककर एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। सी आंसर होगा। क्वेश्चन 70 आते हैं। 70 नंबर है। पुष्पी पौधों की जो लैंगिक प्रजनन है उसके बारे में क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि यहाँ पर ये घटनाओं को सही क्रम के अनुसार दर्शाना है। 70 में सही क्रम में कर होगा इनका ये हो जाएगा। पहला इसमें आएगा पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, दूसरा नंबर। उसके बाद पराग नलिका का अंकुरण होना, पहला नंबर। उसके बाद भ्रूण कोश में नर युग्मकों का प्रवेश होना, पांचवा नंबर। उसके बाद त्रिसंलयक भ्रूणपोष का निर्माण करना, तीसरा नंबर। उसके बाद बीज के भीतर भ्रूण का विकास होना, चौथा नंबर। 2 1 5 3 4 इसका आंसर होगा, मतलब डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। रोग और यहाँ पर इसके कारक कौन कौन से हैं। पहला बोला है गन्ने का लाल सड़न है ना, रेड यहाँ पर जो रोट है ये जो कोलेक्ट्रोसिम फैक्लिज्म नामक के कफक के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये ए का ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 71 है ना, हाँ ठीक है। दूसरा हो जाएगा टिक्का रोग, मूंगफली और आमतौर पर पाया जाने वाला। ठीक है, अगला है सिट्रस कैंसर, कैंकर, जीवाणु संक्रमण और गेहूं का काला रस्ट कवक रोगजनक, ये सभी सही है। A1 B2 C3 D4 सभी करेक्ट है। क्या होगा आंसर, डी करेक्ट होगा। नहीं, डी नहीं होगा, आंसर होगा आपका A1 2B C3 1 2, हाँ ठीक है, डी करेक्ट होगा। डी करेक्ट होगा। डी में 1 होना चाहिए ना, एक में 1 होना चाहिए इसमें। एक 1 2 3 4 बी होना चाहिए इसका आंसर। बी डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, एक 1 2 2 C3, हाँ बी नंबर यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, अपोजिट शब्द क्या है उसका। 72 आते हैं। नीचे दिए गए अभी कथन और यहाँ से कारण है। इसमें कीट बच्ची जो पौधे हैं जैसे पिक्चर प्लांट है ना, पिक्चर प्लांट जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन फिर भी कीड़ों को फंसाते हैं। पहला 72 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये पौधे में नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं और यहाँ पर कीट प्रोटीन को पचाकर अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये भी बात करेक्ट है। दोनों यहाँ से सही है। 72 का आंसर ए करेक्ट है। 73, पुरानी पत्तियों को हरी रहने के साथ साथ युवा पत्तियों का पीला पड़ना क्लोरोसिस की कमी का संकेत देता है। 73 जो किसको बताता है, आयरन, लोहा को। ठीक है। 74 है, यदि एक पेड़ में तने में सारा फ्लेम ऊतक एक पूर्ण वलय से हटा दिया जाए तो पौधे का कौन सा हिस्सा पहले मरेगा और क्यों। आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर ये बी। जड़ें पहले मरेंगी जिसमें यहाँ पर पत्तियों की शर्करा वंचित रह जाएगी, बी आंसर होगा। ग्रीन हाउस में CO2 सांद्रता में वृद्धि मुख्यतः किस में उत्पादकता बढ़ाती है। आंसर होगा 75 का करेक्ट आंसर C3 पौधे। C3 पौधे सही होगा। C3 पौधे जैसे कि गेहूं चावल वर्तमान में वायुमंडलीय CO2 स्तर संतृप्ति से कम है, इसलिए यहाँ पर CO2 बढ़ने से उनकी प्रकाश संश्लेषण दर उत्पादकता बढ़ जाती है। और C4 पौधे पहले से ही कम CO2 पर कुशल होते हैं और उनका प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है।
ठीक है, C3 फॉर द आंसर हो जाएगा ए। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे 75 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, ठीक है। और 76 से जो बचेंगे, 76 से 150 तक यहाँ से पार्ट 2 में करेंगे कवर, ठीक है। पार्ट 1 यहाँ से कवर होगा, पार्ट 2 हम लोग यहाँ से कल इसके क्वेश्चन को और आगे कवर करेंगे। और यहाँ से जो एक पेपर भी और है वो मैं शाम को यहाँ पर कवर करेंगे। दूसरा जो पेपर है स्वास्थ्य IAS का, उसमें भी BPSC 72 का टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है।